इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे आज, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार एवं राज्य। इसमें स्लाइड नंबर 5 यानी हम लोग इससे पहले 4 संवैधानिक विकास देख चुके हैं, यानी 4 अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखे हैं कि आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है संवैधानिक विकास, यानी जो ब्रिटिश काल में जो समय समय पर जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है वह है 1919 का अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पष्ट कर दें आपको कि जो 1919 का अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये जाने कि जो ये अधिनियम है वह मॉन्टेग्यू यानी जो भारत सचिव है, ध्यान देंगे हम लोग कि जो इसमें मॉन्टेग्यू नाम है ये भारत सचिव है, और अगर भारत सचिव हैं और दूसरे जो नाम है इसमें चेम्सफोर्ड, ये भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय हैं। और ये दोनों लोगों ने मिल करके सहमत से जो भारत में सुधारों का खाका खींचा था, भारतीय नेताओं से बातचीत करके और ब्रिटिश संसद के नेताओं से बात करके, तो जो खाका खींचा था उसी खाके के आधार पर, उसी सुझाव के आधार पर जो श्वेत पत्र जारी किया गया था वही श्वेत पत्र 1919 के अधिनियम में संसद ने परिवर्तित कर दिया। तो अब चूंकि इनके सुझावों को, इनके सहमति का ये परिणाम है, इसीलिए इस जो अधिनियम है इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। तो 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन है? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि जो 1919 का अधिनियम है इसकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करना, और दूसरी चीज भारत में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया, इसका ज्ञान प्राप्त करना, यानी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर। तो हम ये देखें कि जो 1919 का अधिनियम है इसको पारित करने के पीछे या इसको लाने के पीछे कारण क्या है, यानी किन परिस्थितियों में यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसको देखें। तो इसमें देखें हम पारित होने की परिस्थितियां या कारण। तो इसमें मार्लेमेंटो जो अधिनियम है, यानी जो 1909 में अधिनियम आया था, इससे पहले वह अधिनियम जो भारतीयों की जो मांग थी विधायिका में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना, यानी जो कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी देना, और यानी विधानमंडल का या विधान परिषद का विस्तार करना। तो जो 1909 का अधिनियम था, जिसे हम मार्लेमेंटो के नाम से जानते हैं, उसने भारतीयों के इस मांग को पूरा नहीं किया, यानी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। तो इसी कारण 1919 का अधिनियम आया कि और अधिक विधानसभाओं का विस्तार किया और भारतीयों को उसमें अधिक से अधिक शामिल किया। दूसरी चीज प्रथम विश्व युद्ध। तो आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश है, भारत गुलाम है, परतंत्र देश है, तो अगर ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है कि भारत भी उस युद्ध में भागीदार होगा। तो इस युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटेन की बढ़ चढ़कर की मदद की, नेताओं ने पूरे देश का दौरा किया, यानी जन और धन दोनों से भारतीयों ने सहयोग किया। भारतीयों को ब्रिटिश जो न्यायप्रियता है, ब्रिटिश जो सरकार है, उस पर लोगों को विश्वास था कि कहीं न कहीं जो प्रथम विश्व युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो भारत को भी सुशासन युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार अगर विजय हो जाएगी और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को भी वो सुशासन सौंपेंगे। तो ये भी एक बड़ा दबाव था कि भारतीयों को कहीं न कहीं थोड़ी संतुष्ट किया जाए, और संतुष्ट किया जाए तो उसके लिए एक नया सुधार लाया, रिफॉर्म लाया जाए,
जिससे में भारतीयों को ज्यादा प्रशासन में भागीदारी थी। दूसरी चीज क्रांतिकारी आंदोलन। तो अब देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के अंदर और भारत से बाहर ढेर सारे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि भारत सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाया जाए ताकि या तो रिफॉर्म करे या फिर भारत छोड़कर चली जाए। इसमें एक बड़ा नाम है गदर आंदोलन। तो इससे भी सरकार कहीं कहीं भयाक्रांत हुई कि अगर हम भारत में सुधार नहीं लाते हैं तो इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा, और विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा तो सरकार के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा, और इस संकट की घड़ी से निकालने का एक ही रास्ता है कि भारत में सुधारों की प्रक्रिया को तेज किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 का अधिनियम है। दूसरी बात, जो कांग्रेस है, अभी तक 1960 के बाद उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित थी। ऐसे में जो उसकी क्षमता थी, राजनीतिक क्षमता थी, वो कम हो गई थी। लेकिन एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 में उदारवादी और उग्रवादी गुटों में जब समझौता हो गया तो समझौते का परिणाम ये हुआ कि सरकार पर अब जो कांग्रेस कमजोर दिख रही थी वो मजबूत हो गई, और मजबूत हो गई तो उसने जो सुधारों की प्रक्रिया है उसके पक्ष में मजबूती से आवाज उठाया। तो जब मजबूती से आवाज उठाए तो सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव बना कि अब कहीं कहीं सुधारों की जरूरत है। एक बड़ी घटना और हुई कि जो मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार की समर्थक थी, वो प्रथम विश्व युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वो सरकार से अलग होती गई, यानी सरकार के सहयोग के बजाय उसने असहयोग का रुख अपना लिया। और जब असहयोग का रुख अपना लिया तो ये कांग्रेस के पास पक्ष में आ गई, और जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब लखनऊ में समझौता हुआ तो सरकार पर एक और दबाव बड़ा दबाव बना कि वो भारत में सुधार लाए और लोगों को क्या करें, संतुष्ट करें। दूसरी चीज होम रूल आंदोलन, यानी इसको कहते हैं गृह शासन आंदोलन। तो जो गृह शासन आंदोलन है, देखेंगे कि तिलक और रेनी बेसेंट दोनों ने पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाया, और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो राजनीतिक चेतना है उसका विस्तार करना। लोगों, सोए हुए जो लोग हैं, जो अपने चेतना के प्रति सचेत, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, उनको जागृत करना, यानी उनको जगाना और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शिक्षा देना। तो ये भी एक सरकार पर अतिरिक्त दबाव था कि वो भारत में सुधार लाए और अधिक से अधिक लोगों का जो असंतोष है उसको कम किया जा सके। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो जो भारतीय राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवादी आंदोलन है वो द्वितीय चरण में प्रवेश करता है। अब वो ज्ञापन तक सीमित नहीं है, क्षेत्रीय प्रतिरोध तक सीमित नहीं है। अब यह आंदोलन एक राष्ट्रीय फलक के रूप में सामने आएगा, यानी इसका जो स्वरूप होगा वो राष्ट्रीय होगा और ये जन आंदोलन होगा। यानी सच्चे अर्थों में अब जन आंदोलन के चरण में राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, वो प्रवेश कर चुका है। तो ये एक बड़ा कारण था कि भारतीयों को जो भी असंतोष है उसको दूर करने के लिए सुधार किया जाए, यानी भारत में एक सुधारों के संदर्भ में एक एक्ट लाया जाए, अधिनियम लाया जाए, जिससे भारतीयों को अधिक से अधिक उसमें शामिल किया जाए और लोगों के असंतोष को कम किया जाए। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि इसको हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये अधिनियम जो 1919 का अधिनियम है, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा जो है उस पर आधारित है। जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, उस घोषणा के आधार पर जब मॉन्टेग्यू ने 1919 में चेम्सफोर्ड, यानी जो भारत में वायसराय ऑफ इंडिया है, उनके साथ मिल करके, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के साथ मिल करके इन्होंने ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, यानी कई नेताओं के साथ मिलकर के जो भारत में सुधार है उसकी योजना उन्होंने प्रस्तुत की। और वह योजना जुलाई 1918 में प्रकाशित हुआ और 1919 के एक्ट के रूप में यही पारित कर दिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसको तैयार करने में कौन लोग शामिल हैं? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड यानी भारत सचिव, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, ये लोग मिलकर के इस योजना को तैयार किया।
अब हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम की मुख्य धाराएं क्या है। तो इस अधिनियम में जो सबसे बड़ी बात है वो प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना यानी इससे पहले जो भी संवैधानिक सुधार हुए भारत में उसमें प्रस्तावना शामिल नहीं थी। यानी पहला ऐसा सुधार है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसमें प्रस्तावना दी गई है। और प्रस्तावना क्या होता है कि प्रस्तावना जो सुधार है अधिनियम है उसके सिद्धांत और उद्देश्य उसमें निहित होते हैं, यानी स्पष्ट कर दिए जाते हैं कि जो सुधार है उसके पीछे से उद्देश्य क्या है, यानी सरकार की या संसद या इस कानून का। अब देखिए उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना में कहा गया कि जहां तक भी हो सकेगा स्थानीय संस्थाओं पर जनता का नियंत्रण होगा। ध्यान देंगे कि इस एक्ट का एक और शीर्षक है उत्तरदायी सरकार की ओर। ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायी सरकार की ओर। तो अगर उत्तरदायी सरकार की ओर तो इसका मतलब है कि भारत में रिस्पांसिबल गवर्नमेंट यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही। थोड़ी सी शुरुआत हो रही है यहाँ से, यानी जो 1919 का अधिनियम है यहाँ से थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार की नींव डाली जा रही है। इसीलिए इस अधिनियम को हम उत्तरदायी सरकार की ओर अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो प्रस्तावना था उसमें कहा गया कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, इसमें स्वशासन दिया जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि 1919 के अधिनियम में जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें स्वशासन दिया गया, यानी भारतीय जो प्रतिनिधि हैं यानी जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर संपूर्ण प्रशासन का भार सौंप दिया। ऊपर से कहा गया कि इसमें सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण कम होगा। प्रांतों में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी, यानी जो शासन के विषय हैं दो भागों में डिवाइड कर दिए जाएंगे, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो जो हस्तांतरित विषय होगा उस पर भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको शासन का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार की बात की जाती है। दूसरी बात, जो भारत सरकार है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के प्रति पहले जैसी बनी रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी चीज, केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया जाएगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। भारत सचिव का भारत सरकार पर नियंत्रण कम किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि भारतीयों की लगातार मांग रही है कि जो भारत में शासन है वो ब्रिटेन से न चलाया जाए, यानी जो स्थानीय सरकार है यानी जो भारत में वायसराय ऑफ इंडिया एंड काउंसिल थी उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्न किया जाए और इस पर जो भारत सचिव है उसका नियंत्रण कम किया जाए। अब देखिए कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, यानी अब जो सुधारों का ये जो 1909 में शुरू हुआ था उसको और विस्तार दिया गया। अब हम लोग देखें कि जो गृह सरकार में परिवर्तन किया गया इस अधिनियम के द्वारा। गृह सरकार में परिवर्तन क्या है कि भारत सचिव की शक्तियों में थोड़ी सी कमी की गई, लेकिन बहुत कमी नहीं की गई, क्योंकि ये जो थोड़ी सी कमी की गई वो प्रांतीय सरकारों पर इसके नियंत्रण में कमी की गई और भारत सचिव के कुछ कार्य भारतीय उच्चायुक्त को दे दिए गए। दूसरी बात, जो भारत सचिव का जो वेतन था पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था, अब ये वेतन ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया। ब्रिटिश राजस्व भारित करने का मतलब ये भारतीयों की लगातार मांग थी कि जब भारत सचिव ब्रिटेन में था, ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि है, तो उसका वेतन ब्रिटिश सरकार के राजस्व से दिया जाए। तो ये बात मान ली गई और 1919 के अधिनियम से जो भारत सचिव है उसका वेतन ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात कि गवर्नर जनरल, ये कहा गया कि जो भारत सचिव है उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ और इसको इस रूप में भी देख सकते हैं जैसे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति या महत्वपूर्ण पद बिना भारत सचिव की सहमति की समाप्त नहीं कर सकता। यानी अभी भी जो भारत सचिव है उसका नियंत्रण अधिक से अधिक भारत सरकार पर बना हुआ है। हाँ, प्रांतीय स्तर पे इसके नियंत्रण को कम किया गया। दूसरी बात, जो प्रांतीय विषय है उस पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया। ये हमने देखा, यही थोड़ा सा उसके शक्तियों में कमी आती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग देखें कि 1919 के एक्ट द्वारा पहली बार एक पद, नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था उच्चायुक्त। यहाँ पे देखें कि 1919 के एक्ट के द्वारा इस पद का सृजन किया गया।
और ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होता था, यानी भारत सरकार का ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व करता था। इसका मतलब है कि ये भारत सरकार का एक अधिकारी है और इसका जो वेतन है वो भारत के राजस्व पर आधारित होगा, क्योंकि यह एक तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल थे उसका एक मेंबर की तरह इसको माने, तो ये एक तरह से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होता था। जो राजनीतिक प्रतिनिधि था वो ब्रिटेन में था। अब देखें कि इसका वेतन भी भारत राजस्व है क्योंकि भारत सरकार का अधिकारी है। अब इसे काम क्या दिया गया, तो जो भारत सचिव है उसे 2 काम वापस लेकर के इसको दे दिया गया। एक संग्रहागार विभाग और दूसरा भारतीय विद्यार्थी जो विभाग है उसकी 2 विभागों की जिम्मेदारी उच्चायुक्त को दी गई। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान रखिएगा कि जो उच्चायुक्त का पद है पहली बार 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया, यानी सृजित किया। अब गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले की भांति यथावत रही और गवर्नर जनरल की सिफारिश पर उसके कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति भारत सचिव करता था। यानी ये जो भारत का प्रशासन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका एपेक्स बॉडी है, यानी सर्वोच्च बिंदु है और उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती इस एक्ट में नहीं। अब देखें कि गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार था कि जो उसकी कार्यकारिणी परिषद है आवश्यकता पड़ने पर वो मानने से इनकार कर सकता था, यानी कार्यकारिणी परिषद के सलाह को मानने से इनकार कर सकता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी शक्तियां कितनी ज्यादा थी, यानी ये कितना महत्वपूर्ण था। गवर्नर जनरल के बाद विदेश विभाग और राजनीतिक विभाग, जैसे आज भी क्या है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ले लेते हैं, तो उसी तरह गवर्नर जनरल के पास 2 विभाग ऑलरेडी थे 1919 में उसने रखा था अपने पास, जैसे विदेश मामले और राजनीतिक विभाग। अब देखिए कि जब वो देशी रियासतों से, यहाँ पे ये चीज स्पष्ट करें कि जब वह देशी रियासतों से संबंध कायम करता था तो वो वायसराय कहलाता था, यानी ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। अब प्रतिनिधि के रूप में काम करता था तो चूंकि देशी रियासतों से अगर संबंध रखता है तो जाहिर सी बात है कि यह अपना एक प्रतिनिधि देशी रियासतों में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। अब हम लोग देखें कि इसमें केंद्र के द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी प्रथम बार 1919 के अधिनियम से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का लागू। अब जो केंद्रीय विधान मंडल है यानी 2 सदन इसके निर्माण किए गए, एक प्रथम सदन और दूसरा द्वितीय सदन। तो जो प्रथम सदन है उसे हम विधानसभा कहते हैं जिसमें कुल 145 सदस्य थे, और द्वितीय सदन को राज्यसभा कहते हैं जिसमें कुल 60 सदस्य होते थे। तो इस तरह हम देखें कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें दोनों सदनों को मिला करके 205 सदस्य होते थे। अब देखें कि जो केंद्रीय विधानमंडल है तो पहले भी जैसे आज संसद का जब हम जिक्र करते हैं तो संसद में 3 चीजें शामिल हो जाती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर के हम संसद कहते हैं। उसी तरह जो विधानमंडल है 1919 में उसमें 3 लोग शामिल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यसभा और विधानसभा, यानी इन तीनों को मिलाकर के हम विधानमंडल कहते हैं। और आज वही चीज बदल गई है, तो आज हम संसद कहते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। अब हम लोग देखे हैं कि जो विधानसभा है यानी जो केंद्रीय विधानसभा है उसकी संरचना कैसी है। इसमें 145 सदस्य थे, यानी कुल सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें से 41 सदस्य मनोनीत होते थे और 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। अब देखिए कि जो 41 सदस्य मनोनीत हैं वो भी 2 वर्गों में बटे हुए थे, यानी इसमें से 26 सरकारी अधिकारी होते थे और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। उसी तरह 104 जो निर्वाचित सदस्य हैं ये 4 भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए थे। जैसे जो सामान्य सदस्य थे यानी सामान्य निर्वाचन से जो चुने जाते थे उनकी संख्या 52 थी। उसके बाद मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे यानी पृथक निर्वाचन मंडल चुने जाते थे उसमें 30 सदस्य थे। सिखों के लिए 2 स्थान आरक्षित था, यूरोपियनों के लिए 9 स्थान, जमींदारों के लिए 7 स्थान और वाणिज्य मंडल के लिए 4 स्थान आरक्षित किया गया था। यानी जो विधानसभा है उसमें भिन्न भिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और उनके अनुसार उनको उनकी संख्या के अनुसार
महत्व के अनुसार उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो मतदान है यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी पहले हम लोग इसको देखें निर्वाचन, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो मतदान है वो सिर्फ संपत्तिशाली वर्ग के पास था और पूरे देश में अलग अलग मतदाताओं की योग्यता थी। दूसरी चीज चुनाव यह प्रत्यक्ष रीत से होता था और विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष। अब हम लोग देखें कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसकी शक्तियां कैसे। तो केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का इनको अधिकार था। दूसरा, बजट पर जो बजट था वो प्रथमतः विधानसभा में पेश किया जाता था, यानी जैसे राज्यसभा और विधानसभा है तो उसमें बजट विधानसभा में पहले पेश किया जाता था। जैसे आज भी है कि जो बजट है वो लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। बजट के 85% जो हिस्सा था वो सरकारी खर्च से संबंधित था या सार्वजनिक ऋण से संबंधित था, उस पर विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी बजट का जो अधिकांश हिस्सा है उस पर विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं दिया गया। विधानसभा का कार्यकारिणी पर नियंत्रण, तो जो कार्यकारिणी परिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्यकारिणी परिषद है भारत में केंद्र में, वह जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं, इसलिए वह विशेष प्रभाव नहीं डाल पाती है। लेकिन कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है और निंदा प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव भी वो पास करके सरकार को प्रभावित करने का कार्य करती है। अब देखिए कि जो राज्यसभा की संरचना है, तो जो राज्यसभा की संरचना है उसमें कुल 60 सदस्य थे और 60 सदस्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, यानी मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। तो जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 26 है और ये 26 जो मनोनीत सदस्य हैं उसमें से 19 सरकारी अधिकारी और 7 गैर सरकारी अधिकारी थे और 34 जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इनमें 20 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते थे, 10 सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित था, 1 सीट सिखों के लिए और 3 सीट यूरोपीयन जो थे उनके लिए आरक्षित किया गया था जो राज्यसभा थी। अब देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और मतदान सीमित और भेदभाव पर आधारित था, यानी यहाँ पे भी कहने का मतलब कि वर्ग आधारित जो मतदान था, भेदभाव पर आधारित था, उसको जारी रखा गया। राज्यसभा की शक्तियां, ये कानून निर्माण में इसकी शक्ति यानी विधानसभा के बराबर थी, यानी कोई भी बिल कानून तभी बन सकता था जब विधानसभा द्वारा पारित हो और राज्यसभा भी उसका अनुमोदन कर दे। अगर अनुमोदन नहीं करते हैं तो कानून नहीं बन पाएगा। जैसे आज भी है कि जो कोई भी कानूनी बिल हो, कोई भी बिल आए कानून के रूप में तभी पारित होगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए। अब देखिए, राज्यसभा को वित्तीय बिल पर अधिकार यह थोड़ा सा देखें तो विधानसभा से कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा यदि वित्तीय बिल को अस्वीकार कर देती थी तो फिर वो कानून नहीं बनता, लेकिन गवर्नर जनरल उसे अपनी विशेष शक्ति से क्या करता था, कानून बना सकता। राज्यसभा कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछ सकती थी, पूरक प्रश्न पूछ सकती थी, काम रोको और निंदा प्रस्ताव भी पारित कर सकती थी। दोनों सदनों में किसी बिल पर अगर असहमति होती तो गतिरोध को दूर करने के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो संयुक्त बैठक बुला सकता था। जैसे आज भी क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये परंपरा भी 1919 से शुरू हुई। अब देखें कि जो गवर्नर जनरल है उसको कुछ विशेष शक्तियां दी गई, जैसे कानूनी अधिकार, किसी भी कानूनी बिल पर विचार करने से विधानमंडल को रोक सकता था, यानी जो विधानसभा राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के अधीन थी। कहने का मतलब वो कोई न कोई बहाना बना करके उस पर रोक लगा सकता था। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता था। कुछ बिल पेश करने से पूर्व उसकी अनुमति आवश्यक थी। जैसे अगर वित्तीय बिल पेश करना हो तो इसके लिए गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती थी। किसी बिल को वो सम्राट के लिए आरक्षित रख सकता था। किसी बिल को सदन द्वारा स्वीकृत करने पर भी उसे कानून के रूप में पारित कर देता था। अध्यादेश जारी कर सकता था जो 6 माह तक वैध होता था और जरूरत पड़ने पर आगे 6 माह और बढ़ा देता था। बजट पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण था और बिना उसकी पूर्व अनुमति के उसे सदन में नहीं रखा जा सकता। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने देखा कि केंद्रीय प्रावधान,
यानी जो केंद्र में परिवर्तन किए गए उसके बारे में 1919 के अधिनियम में जाने। अगली वीडियो में हम लोग प्रांतों संबंधी प्रावधान को जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न एराइज होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल कब स्थापित किया गया? 1919 के एक्ट से। और उच्चायुक्त की नियुक्ति कब हुई? तो 1919 के एक्ट से। धन्यवाद।